दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे सबसे पहले एक बात कहनी है कि देखिए, ये जो चैनल है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सृजन सिविल सर्विसेज, ये एक नया प्लेटफॉर्म है। फिर भी इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये एकदम नए वीडियो हैं। इस चैनल पे बहुत जल्दी काम शुरू किया गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ ही इस वीडियोस को आप देखिए, जिससे कि हमें भी उत्साह मिलेगा और हम भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों सीधी बात और नो बकवास के तहत हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय पठार की बात। हम अभी तक पर्वत, चोटियों, इन सब की बात किया, हमने डिटेल में उसका एनालिसिस किया और एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं भारतीय पठारों की बात करते हैं। भारतीय पठारों के विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। कहने का तात्पर्य ये इंडिया का मैप है, इसमें बात करेंगे और इसके सापेक्ष हम राज्यों के संदर्भ में भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसका कारण यह है कि अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो फिर आप कोई किताब पढ़ेंगे, कोई भी चैनल देखेंगे तो लगभग सारी चीजें उसमें कवर हो चुकी रहेंगी। तो इतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पे ये चीजें होंगी। इसका उपयोग यूपी पीसीएस 2022 के एग्जाम में, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान की बात करें वहां, या फिर अभी हाल ही में होने वाले लेखपाल एग्जाम, या फिर सुपरटेट एग्जाम, या फिर जो भी एग्जाम जिसमें इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आपके गलत नहीं होंगे। तो आप बहुत कंसंट्रेट होके इन टॉपिक को समझते रहिए और अपने ज्ञान को और मजबूत करिए, जिससे कि आपको जल्द सफलता मिल जाए। दोस्तों आपको याद रखना है कि 10 वीडियो नहीं देखना है, आपको एक ही वीडियो जो कि इतना स्ट्रांग हो देखना है कि जिससे उस विषय में आप कोई बुक उठावें, चाहे वो आपका आर.सी. तिवारी सर की बुक हो, चाहे आपकी माजिद हुसैन सर की बुक हो, या फिर आपके जो जीएस टाइप के जो भी किताबें निकलती हैं, चाहे वो महेश कुमार बर्णवाल सर की किताब हो, वो सारी चीजें लगभग इसमें इंक्लूड हो जाए। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं बिना अपना समय नष्ट किए। तो भारतीय पठार के संदर्भ में आप देख रहे होंगे, यहां एक इंडिया का मैप बना है और यहां पर एक राज्य का मैप बना है, इसका नाम है मध्य प्रदेश। हम भारतीय पठारों के अंतर्गत जो सबसे पहले पठार पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश या उसके आसपास उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इन सब क्षेत्रों में लगने वाले पठारों को। तो हमने यहां एक मध्य प्रदेश का मैप बना दिया है। इसके उत्तर में देखेंगे उत्तर प्रदेश, इसके पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर में राजस्थान, आप देखेंगे पश्चिम में गुजरात, और इधर देखेंगे महाराष्ट्र, और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, ये मैंने आपको बना दिया। ये आपको ये मैप लगभग क्लियर हो गया होगा कि ये मैप लगभग आपका यहां से आया है। ये आप देख रहे होंगे इंडिया के मैप पे। अब आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम पठार पढ़ रहे हैं तो पठार पर्वतों के संबंध में ही अधिकतर पढ़ा जाता है। तो हमने यहां कुछ पर्वत बना लिया। विंध्याचल पर्वत, इसी का विस्तार कैमूर पर्वत है, और इसी का ही एक भाग भांडेर है, भांडेर पर्वत या भांडेर का पठार, वो आगे हम देखेंगे। इसके साथ ही हमने सतमाला श्रेणी आपको बताई थी, जिसमें से राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, सतपुड़ा, मैकाल, ये आपको मैं बता चुका हूं, और साथ में अजंता पर्वत। इसको करने का कारण यह है कि इन्हीं के संदर्भ में हम चीजों को पढ़ेंगे। यहां एक पर्वत हम और बना लेते हैं जिसके संदर्भ में हम इस पठार को पढ़ेंगे। ये आपका है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, ये मैप पहले से बना दिया गया है जिससे कि हमारा मैप बनाने में समय नष्ट ना हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये मैप मैं खुद हाथ से बनाया हूं और मैप बनाने में मुझे अच्छा अनुभव रहा है। तो आप भी मैप बनाने का प्रयास करिए, तभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश में, अगर पर्वतों की बात करें, पठारों की बात करें, तो सबसे पहले हम समझते हैं पठार होता क्या है। तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने पर्वतों के संदर्भ में पढ़ा था कि पर्वत आपका जो होता है, ये एक अपने समीप के बिंदु से ऊंचा होता है, जिसका शीर्ष जो है क्या होता है, वो नोकनुमा होता है, इसी को पर्वत कहते हैं। लेकिन पठार की विशेषता क्या है? पठार भी अपने भाग से ऊंचा होता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग सपाट होता है। ये आप देख रहे हैं, अगर इस चीज को मिटा दें ऐसे, इसको, तो ये आपका पठार है। मतलब कि
पठार अपने समीपवर्ती भाग से ऊंचा होता है जो स्पष्ट दिखता है, लेकिन उसका शीर्ष जो है वो समतल मैदान की तरह या सपाट होता है, और इसका ढाल, ये देखिए ढाल देख रहे हैं, और इसका ढाल भी होता है। पर्वत की तरह उतना तीव्र नहीं होता है, फिर भी ढाल स्लोप होता है, इसी को बोलते हैं पठार। वास्तव में एक आपको अलग जानकारी दे दें कि जब ये कोई पर्वत निर्माण होता है, ऐसे बनता है, तो आगे चल के धीरे धीरे इस पे से इसको काट कर नदियां जो निकलती हैं, इसको धीरे धीरे अपने वेग से काटती रहती हैं, और अंत में कटते कटते लाखों वर्षों में ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पठार। इसका मतलब ये है कि हिमालय पर्वत जो हमने पढ़ा कि इस प्रकार है, भविष्य में लाखों वर्षों बाद जाके वो भी घिस घिस के पठार बन जाएगा। और आज जो हम पठारों को पढ़ने जा रहे हैं वो भी कभी ऐसे शंकु के नुमा था, और नदियां उस पे से निकलने वाली लाखों वर्षों में काट कर उसको पठार बना दी। कहने का मतलब पहले पर्वत बनता है और वही लाखों वर्षों में घिस के जब उसका उठना खत्म हो जाता है तो लाखों वर्षों में घिस के वो पठार बन जाता है, और वो पठार भी आगे चल के घिस घिस के आपका मैदान बन जाता है। तो बस एक छोटी सी जानकारी इसको रखिए, ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी की चीजें हैं। हम यहां पर सीधे पठार की बात करेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल होगी। तो आइए हम पठारों पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इस मैप में सबसे पहले कुछ पठार बना लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं राजस्थान में अरावली श्रेणी है, ये राजस्थान में आप देखिए ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। अगर ध्यान दीजिएगा इसी अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो पठार आपका है, मैं यहां बना दे रहा हूं, इस पूरे को आप देखिएगा, मैं डॉटेड लाइन बता दे रहा हूं। ये जो आपका पठार है, ये पूरा आपका पठार जो है इसका नाम है मालवा का पठार। मालवा, मालवा का पठार, ठीक है, मालवा पठार। क्लियर? मतलब कि मालवा पठार जो है वो वास्तव में विंध्याचल और अरावली पर्वतों के बीच में स्थित है, और उसका नाम है मालवा का पठार। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो मालवा के पठार के इस पोर्शन में देख रहे हैं, इस पोर्शन में मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, कलर पेन। ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये पूरा जो आपका पोर्शन है, देख रहे हैं, ये आपका जो पोर्शन है इसका नाम आपका है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश का पोर्शन है, और ये आप जो ये लाइन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पोर्शन है। यहां ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, महोबा, हमीरपुर, और उसके बाद यहां पर बांदा और चित्रकूट, ठीक है। ये सभी 7 जिले जो है ये बुंदेलखंड के पठार में उत्तर प्रदेश के आते हैं। ये एक यूपी स्पेशल की चीज हो गई कि बुंदेलखंड पठार में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। इसमें आपका ललितपुर, झांसी, जालौन और महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये यहीं पर जिले हैं। और बुंदेलखंड पठार में इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, पन्ना, छतरपुर। छतरपुर मतलब जहां पर खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं, और पन्ना टाइगर रिजर्व वही छतरपुर से आप देखेंगे, यहां पर छतरपुर जहां पर छतरपुर खजुराहो है, इसके इधर पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसके इधर चलेंगे सतना है, फिर चित्रकूट का कुछ पोर्शन, रीवा, ये इस तरह चीजें हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो इस पठार के आगे चलेंगे, देख रहे हैं, तो इस पठार के आगे का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन कैमूर के पर्वतों के आसपास, इसका जो नाम है, इसका नाम है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार। तो ये 3 पठार आपको मिल गए, मालवा का पठार विंध्याचल और अरावली के बीच में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, यहां के कुछ जिले पड़ते हैं, पन्ना और उसके बाद ये छतरपुर, ये सारे पड़ते हैं। बघेलखंड की बात करेंगे, बघेलखंड का विस्तार एमपी में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में भी है।
अब इसके कुछ शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं कि इस पठार में भी कुछ छोटे छोटे भाग हैं। तो इन पठारों की बात अगर हम करें, देख रहे हैं मैप में, इसका नाम है मेवाड़ पठार, मेवाड़ का पठार, ठीक है। और इसके साथ ही इस बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में हम देखेंगे नीचे वाले पोर्शन में, अगर यहां पर हम अलग तरह के पेन का उपयोग कर लें, ये हो गया, और इसके साथ ही आपके ये पोर्शन हो गया। तो इस पठारों का नाम बात कर लें तो यहां पर है पन्ना पठार, ये भांडेर का पठार है, भांडेर का पठार, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मालवा पठार के ही भाग जो है मेवाड़ का पठार है, और साथ में जो ये भाग आपका छोटा हुआ देख रहे हैं, ये मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार या उच्च भूमि, पठार को उच्च भूमि भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप देखिएगा ध्यान से, ये बॉर्डर है, ये मालवा का पठार है, इसके दो उप क्षेत्र हैं। इसी मालवा के पठार में एक मेवाड़ का पठार है और एक मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत के पठार में ये पोर्शन आपको मध्य प्रदेश राजस्थान का दिख रहा होगा। अब आते हैं आगे बुंदेलखंड के पठार में। बुंदेलखंड के पठार में आप देखेंगे तो यहां पर आपको पन्ना का पठार और भांडेर का पठार आपको दिख रहा होगा। अब इसके एक कदम और आगे चलते हैं। बुंदेल के पठार मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले पड़ते हैं, साथ में मध्य प्रदेश का भी पड़ता है। बघेलखंड का पठार है। अगर बघेलखंड के पठार की बात करें, इसके 2 भाग हैं, मैं यहां आपको बता देता हूं, ये कट कर देता हूं, और एक ये बिहार में कट कर देता हूं। इसका नाम आपका है रीवा का पठार, रीवा पठार, और ये बिहार में रोहतास पठार, ठीक है। तो ये उपक्षेत्र मैंने आपको इसलिए डिटेल में बता दिया, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप याद रखिएगा। बघेलखंड में जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। ये कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत के दक्षिण में सोन नदी ऐसे निकलती है, इसके दक्षिण में, मैंने मैप को थोड़ा राउंड कर दिया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बघेलखंड में सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का पड़ता है। और बिहार के इस पोर्शन में देखेंगे तटवर्ती या सीमावर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये रोहतास का पठार क्षेत्र है, ये सब बघेलखंड है। तो इस तरह मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का 3 प्रमुख पठार हमको पता चले। अब इसकी बात कर ले, विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा की श्रेणी आपको पता है, और जो बीच का क्षेत्र है ये वंश घाटी है, इसी में से नर्मदा नदी निकलती है, जिसके संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैप है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम चलते हैं अगले में। हम प्रयास करेंगे कुछ झारखंड और इन पठारों को पढ़ने का। तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैंने इंडिया के मैप में उस मध्य प्रदेश के मैप में जो जिन पठारों को पढ़ा उसको यहाँ हमने बना लिया। आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से पता चल रही होगी, वो डिटेल था और वो कहाँ से लिया गया उसके विषय में यहाँ पर बना दिया गया। अब बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में जो पठार है उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, और इसकी स्थिति मैं आपको बता दूं, आप ये देख रहे हैं, इसके नीचे देखिए झारखंड ये है, और इसी का जो नाम है वो है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसका आप डिटेल मैप बनाते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या कैसे कंडीशन है। तो आप देखिए, अगर ये डीप में देखें छोटा नागपुर का पठार है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पठार का जो ऊपरी पोर्शन है ये कहलाता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। इसी तरह इसके नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं रांची का पठार, रांची का पठार, और जो बीच का पोर्शन है इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। एक चीज आप याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार जो है, भारत में जो खनिज संसाधन है, चाहे कोयला हुआ, इन सब की यहां पर बहुतायतता है,
ठीक है, तो इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। रूर जो शब्द है, वास्तव में रूर जो है वो जर्मनी में एक नदी बेसिन है जहां पर कोयला बहुत मात्रा में मिलता है, इसीलिए उसकी तरह इसको उपमा दी गई है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है, और रूर मतलब क्या है, जर्मनी में एक कोयले का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब इसी छोटा नागपुर का पठार में अगर आपको याद होगा, हमने एक जो पर्वत पढ़ा था राजमहल की पहाड़ियां, उस राजमहल की पहाड़ियों का ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, देख रहे हैं आप एग्जैक्ट रूप में। तो इसका मैं भी ना लिखता हूं, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। तो अगर एग्जाम में पूछे हजारीबाग का पठार किसका भाग है, तो आप कहेंगे छोटा नागपुर का पठार है। रांची का पठार भी छोटा नागपुर का पठार है। राजमहल की पहाड़ियां इसी के आसपास ये पठारी क्षेत्र है, और इसका मैप मैंने यहां पर छोटा नागपुर का पठार बात कर लिया। अब अगर इसी का विस्तार आगे कर दे, अगर इस मैप को आप ध्यान से देखिए, इस मैप में अगर इसी का विस्तार आगे कर दें तो मेघालय में जो पठार है उसका नाम है शिलांग का पठार। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जो ये बीच में दब गया है, धंस गया है, तो इसी में से कुछ नदियां निकलती हैं जो इन ऊंचे भागों से नीचे निकलती हैं और ढलान का पालन करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो ये भाग दब गया है, तो ये भ्रंश हो गया। पिछले मैप में अभी आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने विंध्याचल पर्वत के उत्तर बनाया था, उसके नीचे सतपुड़ा बनाया था, तो बीच में नर्मदा नदी की बात थी, तो वो भी एक बीच में दब गया था भाग, दरार बन गई, भ्रंश बन गई, उसी में नर्मदा नदी बह रही थी। इसी तरह यहां भी जो है भ्रंश में जो है नदियां बहती हैं, या दामोदर नदी बहती, जिसके विषय में चर्चा हम आगे करेंगे, यहां बस उल्लेख कर दे रहे हैं आपको। तो अगर इसी राजमहल के पठार का विस्तार किया जाए मेघालय क्षेत्र में, तो इसको बोलते हैं मेघालय का पठार। याद रखिएगा, मेघालय का पठार के दो भाग हैं। एक जो आपका भाग है, ये पोर्शन देख रहे हैं, एक पोर्शन यहां पर है, और इसी का विस्तार कुछ असम में भी है। तो मेघालय का पठार का जो भाग असम में विस्तृत है उसे बोला जाता है कार्बी आंग्लो का पठार। कार्बी आंग्लो पठार। और जो भाग मेघालय में पड़ता है उसे बोलते हैं शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, इसे हम एक मैप से समझ सकते हैं। अगर इस मैप को हम इरेज कर देते हैं, पिछले मैप को हमने इरेज कर दिया और अब बनाते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये आपका मेघालय है। क्लियर? यहां पर 3 चोटियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और यहां पर रेंगमा और एक पर्वत और है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये जो पोर्शन है, ये देख रहे हैं, इसका नाम है शिलांग का पठार, शिलांग पठार। और इसी तरह जो ये नाम है, इसमें रेंगपा इसके आसपास, इसका आपका नाम है कार्बी आंग्लो पठार, कार्बी आंग्लो पठार। और इस पूरे पठार को ओवरऑल क्या बोल देते हैं, इस पठार को ओवरऑल बोल देते हैं मेघालय का पठार। ठीक है, इसी में आपको याद होगा नोक्रेक सबसे ऊंची चोटी है जो कि खासी में है। यहां पर गारो, खासी इस नामक जनजातियां भी रहती हैं, और इसके साथ ही यहीं पर आपको याद होगा चेरापूंजी स्थित है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा वर्षा जो विश्व में सबसे अधिक होती है, मासिन राम चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर पर यहीं पर स्थित है, और यहीं पर एक नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये सारी चीज के विषय में डिटेल हो गई। और अब हम आगे पढ़ते हैं, ये हमारा हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम दक्षिण भारत के या इस पोर्शन के अन्य पठारों के विषय में। तो हम एक मैप बना लेते हैं सबसे पहले, यहां पर जूम करके, या फिर इसी मैप में हम समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो यदि ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो ये मैप है महाराष्ट्र में, देख रहे हैं, ये जो महाराष्ट्र में मैप है इसका नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, याद रखिएगा, दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार, ये पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी में
कपास की अच्छी खेती होती है, साथ में जो लाल मोटा गन्ना रसदार होता है उसके लिए भी यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। याद रखिए दक्कन का पठार जो है वो तेलंगाना में भी कुछ भाग पड़ता है और तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसी दक्कन के पठार के उस क्षेत्र में पाया जाता है जो कि यहीं पर तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नीचे इसी दक्कन के पठार के नीचे ही आपका जो पठार है इसका आपका नाम है कर्नाटक का पठार, और कर्नाटक के पठार का जो निचला वाला पोर्शन है इसी का नाम है मैसूर का पठार। यहां नाम लिख देते हैं कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार, और यहां पर लिख देते हैं मैसूर पठार, मैसूर का पठार। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके ये तेलंगाना पोर्शन में। ये तेलंगाना आप देख रहे होंगे, ये पूरा आपका पोर्शन जो है ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला एरिया भी कवर करता है और इसका नाम है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना पठार। और इसी तेलंगाना पठार के नीचे आंध्र प्रदेश के इन क्षेत्रों में ये देख रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम है रॉयल सीमा क्षेत्र या रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा क्षेत्र या पठार। इसे पठार भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये यहाँ बारिश काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पर वनस्पतियाँ काफ़ी पाई जाती हैं, लेकिन कृषि नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो है पथरीली मिट्टियाँ हैं तो वो उतने उपयोगी कृषि के लिए नहीं होते हैं। तो कुल मिला के ये पठारी क्षेत्र, एक चीज याद रखिएगा, पठारी क्षेत्र खनिज संपदा से परिपूर्ण होते हैं। भारत में जो भी बहुमूल्य खनिज लोहा, कोयला या चांदी या अन्य धातुएं हैं, वो चांदी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो इस क्षेत्र में है, या फिर टंगस्टन, क्रोमियम, जो भी क्षेत्र है वो इन्हीं सब पठारी क्षेत्रों में बहुतायत में मिलते हैं। और छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर भी कहते हैं। हमने आपको अभी इस वाले से पहले फिगर बना के बता दिया था। अब हमारा बात करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका एक पठार है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है काली हांडी का पठार। ये मैं बना दे रहा हूं यहां पर, काली हांडी का पठार। और यहां पर एक पोर्शन और यहां बना देता हूं, और इसका नाम आपका है मलकानगिरी का पठार, मलकानगिरी पठार। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका दक्कन का पठार हो गया, महाराष्ट्र वाले पोर्शन में काली मिट्टी, गन्ने की खेती, कपास की खेती इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके नीचे कर्नाटक का पठार पूरे कर्नाटक में विस्तृत है, उसका निचला भाग आपका मैसूर का पठार है। मैसूर का पठार जो है वो लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है, चाहे यहाँ पर आपका कुद्रेमुख की खान हुई, ये सारी चीजें यहीं पर स्थित है। इसके साथ तेलंगाना का पठार है, बहुत शुष्क क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र तेलंगाना राज्य बना है वो वास्तव में इसी शुष्क पठारी क्षेत्रों को काटकर बना है, तो ये तेलंगाना पठार हो गया। इसका विस्तार कुछ हद तक आंध्र प्रदेश के निचले पोर्शन में भी है, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो एकदम निचला और तटवर्ती क्षेत्र ये पूरा है जो कि वर्षा की दृष्टि से संपन्न है। वहां पर वनस्पतियां काफी अच्छी पाई जाती हैं, लेकिन वहां पर जो है कृषि खेती नहीं होती, वो रॉयल सीमा क्षेत्र है। इसी के साथ ही दो पठार आपके उड़ीसा में है, एक मलकानगिरी का पठार, दूसरा काली हांडी का पठार, और इसके साथ ही मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड या इसके उप क्षेत्रों की बात है वो हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। और इसके साथ ही शिलांग का पठार का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। शिलांग का पठार और कार्बी आंग्लो का पठार ये दोनों मिलकर मेघालय के पठार की बात करते हैं, जो कि गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा इन सब पर्वतों के बीच पड़ते हैं। या और इसके साथ ही हम बात करते हैं, एक पठार और आपका बच गया, वो आपका है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का जो नया क्षेत्र लद्दाख बना है, उसी क्षेत्र में वो पठार बनता है और इसका आपका नाम है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। आपको एक चीज ध्यान देना है कि भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है। भारत का सब जो शीत पठार है, ठंडा पठार है, वो लद्दाख का पठार है। ये हो गया लद्दाख की बात। अब पूरे दक्षिण भारत की बात करें जिसमें लद्दाख नहीं आएगा, तो प्रायद्वीप भारत के पठारों में सबसे ऊंचा पठार आपका शिलांग का पठार है। सबसे बड़ा पठार पूरे भारत का आपका दक्कन का पठार है। और इसके साथ
खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार आपका वो आपका है छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं। तो ये पठारों का आपका मैप था। जिस राज्य की बात हुई वहां हमने डिटेल बनाया, और जिस राज्य की डिटेल की बात नहीं थी उसको हमने इसी मैप में आपको दिखा दिया। तो पठारों को, इन पठारों को आप अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। पठार कहीं भी आते हैं, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पर्वत हैं, वो आप देखेंगे। ये पर्वत ही वास्तव में उन पर्वतों के बीच में पठारी या फिर घिसे घिसे पर्वत पठार के रूप में बन गए, तो वो आपके पठार भी हैं। तो इसी पर्वतों, इसी पठारों में आपके पर्वत भी हैं, पठार भी हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, और इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ों में जेन्युइन चीज़ें बताई जा रही हैं, डिटेल में चीज़ें बताई जा रही हैं, या फिर हाँ वास्तव में सिर्फ ये टेक्नोलॉजी से पढ़ाई नहीं है, ये वास्तव में ब्रेन की पढ़ाई है, नॉलेज की पढ़ाई है। मैंने प्रॉपर स्टडी भी इस मामले में किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में इंडियन ज्योग्राफी की चीज़ें जो भी हैं बहुत डिटेल में आपको बताई जाएंगी। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को दबाए रहेंगे, तो निश्चित रूप से तुरंत आपको सूचना मिलेगी। और आप एक बार ही यहाँ पर पढ़ लेंगे तो फिर अन्य जगह आप पढ़ेंगे तो आपको 99% चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी। बहुत एनालिटिकल अप्रोच में आपको बताई जा रही हैं। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर इसका एक जो है क्विक रिवीजन वीडियो जो है क्विक रिवीजन सेक्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग रख सकते हैं। तो आप जो भी समस्याएं हों उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। और अभी तक इसको आपने समझ गया होगा, आगे पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से सफलता आपके प्रति तत्पर रहेगी, यदि आप भी अपनी पढ़ाई के प्रति तत्पर रहेंगे।